हेलो बच्चों, बायोलॉजी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में से आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है गैमेटोजेनेसिस, जिसमें आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देयर आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स in both males and females. In males, these organs are known as testes, and in females, they are known as ovaries. The testes produce sperms and the ovaries produce ovum. The process by which these primary sex organs produce these gametes, that is sperms and ovum, respectively, that process is known as gametogenesis. So, gametogenesis is of two types, spermatogenesis and oogenesis. So, how can we define spermatogenesis? It is the process of sperm formation from the sperm mother cells of testes in the males. This process starts at the age of puberty, that is 14 to 16 years of age in the body of males. Whereas the process of production of ovum in the body of females is called oogenesis, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। नो बच्चों, ये जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसको हम 5 सब स्टेजेस में डिवाइड करेंगे सो दैट हमें इस प्रोसेस को समझने में बड़ी आसानी हो। फर्स्ट फेज ऑफ दिस स्पर्मेटोजेनेसिस इज मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकंड इज ग्रोथ फेज, थर्ड इज मैच्योरेशन फेज, फोर्थ इज स्पर्मियोजेनेसिस एंड फिफ्थ इज स्पर्मिएशन। नाउ आइए मल्टीप्लिकेटिव फेज में देखते हैं कि क्या होता है। द एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विच आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है उनके जो सेल्स हैं वो स्टार्ट करते हैं माइटोटिकली डिवाइड करना और बहुत सारे सेल्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिनको हम स्पर्म मदर सेल्स भी कहते हैं। और क्योंकि ये माइटोसिस से डिवाइड कर रहे हैं तो सारे के सारे जो स्पर्मेटोगोनिया हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक स्पर्मेटोगोनिया के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है जिनको हम स्पर्म मदर सेल्स भी कहते हैं, ये प्रिकर्सर हो गए किसके? स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन के। स्पर्मेटोजोआ किसको बोलेंगे? स्पर्म्स को बोलेंगे। नो स्टूडेंट्स, द सेकेंड फेज इज ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है कि सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो चेंजेस बाय एक्यूमुलेटिंग फूड मटेरियल्स and grow almost double in size and become the primary spermatocytes. अब ग्रोथ फेज में क्या होता है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया थे जो डिवाइड कर रहे थे माइटोटिकली, अब उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो हैं जिन्होंने बाद में स्पर्म्स बनना है वो क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं बाय एक्यूमुलेटिंग फूड मटेरियल देयर इनसाइड, और वो ग्रो कर जाते हैं और उनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अब हम उनको क्या बोलते हैं? अब उनका नाम पड़ जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। नाउ ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द फर्स्ट meiotic डिवीजन एंड फॉर्म्स 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और इस फेज को हम बोलेंगे मैच्योरेशन फेज। इसमें बच्चों क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे ये फर्स्ट meiotic डिवीजन करते हैं और 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। नाउ दीज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स
undergo second meiotic division leading to formation of 4 equal sized haploid cells which are known as spermatids. Now these spermatids are transformed into spermatozoa by the process of spermiogenesis. स्पर्मियोजेनेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्म्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ द स्पर्म heads become embedded in the Sertoli cells and are ultimately released from the seminiferous tubules by the process of spermiation. So seminiferous tubules में से sperms के बाहर निकलने को बोलते हैं spermiation. Now बच्चों, the sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. ये तो आपको पता ही है, टेस्टिस के आगे accessory ducts लगे हुए थे. seminiferous tubule से जब sperms निकले तो कहाँ जाएंगे? accessory ducts में जाएंगे. Now secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for the maturation and motility of the sperms. इन सारे एसेसरी डक्ट्स में से और एसेसरी ग्लैंड्स में से जो सिक्रीशंस निकलती हैं वो स्पर्म्स की मोटिलिटी में, स्पर्म्स के मूवमेंट में हेल्प करती हैं. ये सेमिनल प्लाज्मा जिसमें स्पर्म्स मिक्स हुए हुए हैं इसको सीमन बोलते हैं. ये सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहे होते हैं मेल टेस्टिकुलर हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स. नो बच्चों, आपने इतनी टर्म्स देखी कि ये सारी की सारी एक जैसी हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है. आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि जो स्पर्म मदर सेल्स हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड हुए, उन्होंने बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाए. उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो थे वो ग्रो कर गए ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड. उनका साइज़ डबल हो गया. नंबर क्रोमोसोम का उनमें सेम ही रहा, उन्होंने कोई और चेंजिंग कोई डिवीजन नहीं की, सिर्फ उनका साइज़ डबल हुआ. उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं जो डबल हुए साइज़ के हैं मगर वो डिप्लॉयड ही हैं, वो दे अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो रिडक्शनल डिवीजन होती है और उनके जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और वो हैप्लॉइड होते हैं. फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये दे अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन और उनके जब 4 डॉटर सेल्स बनते हैं जिनको हम स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, ये चारों के चारों हैप्लॉइड होते हैं और ये फिर चेंज हो जाते हैं इनटू स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. और जब ये स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन जाते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जब ये रिलीज़ होते हैं into the accessory ducts, this process is known as spermiation. Now students, यहाँ जो आप 2 डायग्राम्स देख रहे हैं, in first diagram there is transverse section of mammalian testis. ये ट्रांसवर्स सेक्शन है टेस्टिस की जिसमें आप बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं और इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आप देख रहे हैं कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया चेंज हो रहे हैं स्पर्मेटोजोआ में. स्पर्मेटोजोआ किसको बोलते हैं? स्पर्म्स को बोलते हैं. और देयर आर इंटरस्टिशियल सेल्स आल्सो प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसिस. इंटरस्टिशियल सेल्स किसको बोलते हैं? लेडिक सेल्स बोलते हैं. और देयर आर आल्सो प्रेजेंट सर्टोली सेल्स which help in the nutrition of the sperms. और जो आपके राइट साइड पे सेकेंड डायग्राम है उसमें आप एनलार्ज व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देख रहे हो कि यहाँ पर आप सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देख रहे हो जिसको एनलार्ज किया हुआ है, जिसमें आप क्लियरली देख रहे हो कि स्पर्मेटोगोनिया जो हैं दे आर चेंजेस इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. Then primary spermatocytes are changing into secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes are changing into spermatids and spermatids into spermatozoa. Now बच्चों आइए डिस्कस करें कि
हार्मोन्स का क्या रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? एज वी ऑल नो, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी due to significant increase in the secretion of some hormones in our body. तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी की एज में ही डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो हैं वो मेल्स की बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम GnRH कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से निकलता है और ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके ये उसको स्टिमुलेट करता है सो दैट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 2 और हार्मोन्स को निकाले, जिनका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है आपने याद रखना है कि ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा। ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन क्या होते हैं? मेल सेक्स हार्मोन्स, एंड दीज एंड्रोजन्स स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, इट एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ some factors which help in the process of spermiogenesis to transform the spermatids into sperms. इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप जो मैंने ग्राफ बनाया है, डायग्राम बनाया है, उसको अच्छे से देखिए और इसको रिपीटेडली सुनिए तो आपको हार्मोन्स के पूरे फंक्शंस समझ में आ जाएंगे। आइए बच्चों, अब हम स्टडी करें कि एक टिपिकल स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम इमेजिन करें तो सेल्स हम अपनी इमेजिनेशन में सोचते हैं कि वो राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, बट स्पर्म का स्ट्रक्चर एक टैडपोल की तरह होता है। स्पर्म इज़ ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ए हेड, नेक, ए मिडल पीस एंड ए टेल। तो हम स्पर्म की पूरी बॉडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अपर पार्ट इज़ कॉल्ड हेड, देन नेक्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड नेक, मिडल पार्ट इज़ कॉल्ड मिडल पीस एंड लास्ट पार्ट इज़ कॉल्ड टेल। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेल्प्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। पूरी बॉडी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग चढ़ी होती है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म का जो हेड होता है उसके सेंटर में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है जो हैप्लॉइड होता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एक्रोसोम। दिस एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। जब स्पर्म ओवम के पास फर्टिलाइज करने के लिए जाता है तो एक्रोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो हेल्प करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। नाउ द मिडल पीस पोजेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिडल पीस जो है वो स्पर्म की क्या है? एक किस्म की बैटरी, क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। Mitochondria produce energy for the movement of tail that facilitate the sperm motility essential for fertilization. Now बच्चों, हेड और मिडल पीस के बीच में जो पार्ट ऑफ स्पर्म होता है उसे बोलते हैं नेक। नेक इज़ वेरी शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन मतलब अंदर से जैसे अंदर की ओर एक छोटा सा मुड़ा हुआ कट जैसा स्ट्रक्चर होता है ये, और इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं
जिनका नाम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज टेल. Tail is posterior most part of the sperm. Posterior most means सबसे पीछे वाला. It is mainly composed of axial filament surrounding by cytoplasm and cell membrane. This tail is meant for providing motility to the sperm. Tail की help से ही sperm जो है वो move कर पाता है. Now students, एक जो human male होता है वो ड्यूरिंग वन मेटिंग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एजैकुलेट करता है. सो फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% ऑफ दीज स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज. जो इतने 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ह्यूमन मेल की बॉडी से निकले उसमें से 60% स्पर्म्स जो हैं वो नॉर्मल शेप और साइज़ के होने चाहिए, सो एज टू कॉल दैट मेल ए फर्टाइल मेल. एंड एट लीस्ट 40% ऑफ दी स्पर्म्स शुड शो विग्रस मोटिलिटी. और 40% स्पर्म्स जो हैं वो मोटाइल होने चाहिए. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. और फिर पढ़ाई का वही मूल मंत्र कि इस लेक्चर को रिपीटेडली सुनिए, बाय पार्ट्स सुनिए और अपने हाथों से अपने नोट्स बनाइए. डायग्राम्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए. डायग्राम्स के साथ अपने आंसर्स को मैच करिए और आई होप आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा. अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे oogenesis के बारे में. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.